इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर का जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, नाम क्या है, मनी एंड क्रेडिट। देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मनी के बारे में और क्रेडिट के बारे में। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जैसा कि आप पहला टॉपिक का नाम देख सकते हैं, नाम क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आखिर हम मनी को किस लिए यूज करते हैं? मनी को यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए। तो वो कैसे, इस चीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, आप अपने लाइफ को अगर हम देखें, तो अगर आप अपने लाइफ को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं जिसको आपको बेचना होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको खरीदना होता है। तो इन दोनों चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए बीच में एक चीज़ आता है और वो है मनी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति है जिसके पास शूज़ हैं और वो शूज़ को बेचकर वीट खरीदना चाहता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि वीट तो बेचना चाहता है, लेकिन वो शूज़ नहीं खरीदना चाहता बल्कि क्लॉथ्स खरीदना चाहता है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और व्यक्ति है जो कि शूज़ तो खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास वीट नहीं है, वीट वो बेचना नहीं चाहता बल्कि वो अपने घड़े बेचना चाहता है। तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों बिना मनी के अगर एक्सचेंज करने लगे चीज़ों को, तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, और इसको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, और इसी तरीके से तीनों में ट्रेड एक तरीके से पॉसिबल नहीं है, या फिर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच जो एक्सचेंज होगा वहां पर अगर मनी हो तो ये पॉसिबल है, जैसा कि आज हम अपने इकोनॉमी में, अपने लाइफ में करते हैं। तो देखिए, आपके पास कोई चीज़ें होती हैं जो आपको बेचनी होती हैं। उन चीज़ों को बेचने के बदले आपको क्या मिलता है? मनी। और फिर उस मनी को यूज़ करके, पैसे को यूज़ करके आप क्या खरीदते हैं? कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कार, या फिर कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सचेंज के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें अपने लाइफ के बारे में, तो लाइफ में जो मनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज है, और हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पैसे से ही चलता है। और आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हुए मिल जाएंगे, ऐसे एक्सचेंज होते हुए मिल जाएंगे जिनमें कि मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप क्या ऐसा लिस्ट बना सकते हैं? तो बनाने के लिए तो बना सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इनमें से बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है पैसे का यूज़ करके। तो आपने कभी कोई टॉफ़ी खरीदी होगी, किताब खरीदा होगा, या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदा होगा, कुछ भी खरीदा होगा, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ का इस्तेमाल किया होगा और वो पैसा है। यानी कि आपने पैसे के बदले मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन खरीदा। और इनमें से जो कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है पैसे के बदले में। तो फॉर एग्जांपल, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पर कुछ मैकेनिक का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विसेज के बदले में आपको क्या मिलता है? मनी मिलता है। तो यहाँ पर आप किसी भी गुड को ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं पैसे के बदले में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर तुरंत मनी का कोई ट्रांसफ़र ना हो, बल्कि वहाँ पर एक प्रॉमिस हो कि बाद में देना है। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ? ये उधार का एग्जाम्पल है। तो आप उधार लेते हैं या फिर उधार किसी को देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ जी, आज जो मैंने आपसे वीट लिया है या फिर कुछ भी लिया है, तो उसके बदले में जो पैसे हैं वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो ट्रांजैक्शन हैं इनको मनी में ही क्यों किया जाता है? आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर मनी का हम इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? तो देखिए, इसका एक रीज़न सिंपल है कि आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर किसी के पास पैसा है, मनी है, रुपया है, तो वो आसानी से मनी का यूज़ करके किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को वो अपने पास ले सकता है जो वो चाहता है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, या कोई सर्विस हो, या फिर कोई काम हो, तो वो पैसे के बदले में तुरंत कर सकता है जब भी वो चाहे। तो इस वजह से जो भी व्यक्ति है आपके आसपास, आप हो गए, मैं हो गया, या कोई और व्यक्ति हो गया, तो वो प्रेफर करता है कि उसको जो भी पेमेंट्स मिले वो पैसे में मिले, मनी में मिले, जिसको कि यूज़ करके वो दूसरी चीज़ों को खरीद सके जो कि अपने लिए वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चर का एग्जाम्पल ये तीनों का मैंने बताया, इसको अगर आप देख लें तो यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चरर है, शू बनाने वाला व्यक्ति है, वो शूज़ तो बेचना चाहता है मार्केट में, लेकिन उसके बदले में उसको क्या खरीदना है? उसको खरीदना है वीट।
तो यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चरर है, पहले अपने शूज को वो पैसे के लिए एक्सचेंज करेगा और फिर उस मनी के बदले में वो जाकर वीट खरीद लेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर अगर पैसा नहीं होता, यानी कि मनी का यूज हम नहीं कर रहे होते, तो मनी के बिना ये जो ट्रांजैक्शन है ये कितना मुश्किल हो जाता। तो एक तरीके से यहाँ पर जो शू बनाने वाला व्यक्ति है उसको मनी के बिना ट्रांजैक्शन करना वीट के बदले में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर अगर इसको शू बेचना है और इसके बदले में वीट खरीदना है, तो उसके लिए इस शू बनाने वाले व्यक्ति को ऐसे किसान को खरीदना खोजना होता जिसको शूज तो खरीदना है, लेकिन उसके बदले में वो क्या बेचेगा, वो वीट बेचेगा। तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन उसको पहले कोइंसिडेंस खोजना होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो शूज खरीदना चाहता है और वीट बेचना चाहता है। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं मनी के बिना। तो ऐसा स्थिति होती है अगर हम पैसे को यूज़ नहीं करते। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम पैसे को यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर एक व्यक्ति जो खरीदना चाहता है दूसरा वही बेचना चाहता है, और एक व्यक्ति जो खरीदना चाहता है, इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। तो यानी कि एक पर्सन जो बेचना चाहता है एग्जैक्टली वही दूसरा खरीदना चाहता है, और दूसरा जो बेचना चाहता है वही एग्जैक्टली पहला खरीदना चाहता है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको रिमूव कर देता है हमारा पैसे का यूज़। अगर हम मनी का यूज़ करते हैं तो इस तरीके के डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और इस तरीके की चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो सिस्टम है इसे हम सिंपली बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिनमें हम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं बिना पैसे का यूज़ किए हुए, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यही है, इसका एक एसेंशियल फीचर है। इसके बाद अब हम कंपेरिजन करते हैं ऐसे इकोनॉमी से जहाँ पर पैसे का यूज़ होता है। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन की बात करें जहाँ पर पैसे को यूज़ होता है, तो वहाँ पर जो मनी है वो एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, एक एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जहाँ पर ये जो डबल नीड ऑफ कोइंसिडेंस है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, इसको एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर शू मैन्युफैक्चर को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे किसान को खोजे जो कि शूज़ खरीदना चाहता है और उसके बदले में वो वीट बेचना चाहता है। वो आसानी से किसी को जाकर वो शूज़ बेच सकता है और उसके बदले में पैसे ले सकता है और उसके बदले में जाकर वो वीट खरीद सकता है। तो इसलिए हमारा जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जिसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं और फिर मनी को हम किसी भी चीज़ में एक्सचेंज कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो देखिए अभी तक तो हमने देखा कि आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम जब 21st सेंचुरी में आ चुके हैं तो आज के फॉर्म में मनी को किस किस फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मनी है उसको मीडियम के रूप में यूज़ करते हैं एक्सचेंज में, ट्रांजैक्शंस में। तो कॉइन्स के आने से पहले बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको हम मनी में यूज़ किए जाते थे। शुरुआती के दिनों से जो इंडियंस थे, यानी आज के करीब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले इंडियन जो थे वो ग्रेन्स और कैटल को यूज़ करते थे मनी के रूप में। और उसके बाद हमारे मेटालिक कॉइन्स आए, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरीके के कॉइन्स आए जो कि पिछले सेंचुरी तक यूज़ में थे। और इसके बाद आज जो मॉडर्न फॉर्म में हम मनी को यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करेंसी कहते हैं, या फिर करेंसी के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का उसमें करेंसी भी आता है, जिसमें कि हम पेपर नोट्स का यूज़ करते हैं या फिर कॉइन्स का यूज़ करते हैं। तो पहले जो मनी के होते थे, कॉइन्स होते थे, वो गोल्ड के बने होते थे या फिर सिल्वर के बने होते थे या फिर कॉपर के बने हुए थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज जो हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं या जो मनी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंपली एक पेपर है या फिर कॉइन है, मेटालिक कॉइन है। तो उसके पहले हम बात करें तो उसके पहले लोग क्या यूज़ करते थे, ग्रेन यूज़ करते थे, कैटल यूज़ करते थे। और आज की चीज़ की बात करें तो क्या है, सिंपली पेपर है और जिसका रियलिटी में कोई यूज़ नहीं है। तो देखिए इसका यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस करेंसी को यूज़ क्यों करते हैं मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो आज जो हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं उसको हम यूज़ क्यों करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। उसका रीज़न ये है कि जो आज हमारी सरकार है, यानी इंडियन गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसने इस करेंसी को ऑथोराइज किया है कि हाँ जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो इस करेंसी को यूज़ करेंगे और इस करेंसी का यूज़ करके चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे, मनी के रूप में इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करेंसी नोट्स को इशू करती है
सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले में। और यहाँ पर इंडियन लॉ के आधार पर कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है या फिर कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वो करेंसी को इशू नहीं कर सकती है, मतलब अपना नोट नहीं छाप सकती है। और इसके साथ ही जो रुपी है, यानी जो आज मनी हम यूज करें करेंसी, उसको रिफ्यूज भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आपको अगर कोई पैसे देता है इंडियन नोट में, तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और कोई भी इंडिविजुअल है वो जो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। और इसी वजह से जो आज हमारा मनी है इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो आपको तो एक एग्जांपल याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले हुआ था डीमोनेटाइजेशन। तो देखिए डीमोनेटाइजेशन में आखिर हुआ क्या था, वहां पर हमने क्या देखा था कि जो पुराने नोट यूज किए जाते थे लोगों द्वारा, उसको सरकार ने कह दिया कि ये अब इलीगल नोट हो जाएंगे एक स्पेसिफिक डेट के बाद, यानी कि जो हमारा 31 दिसंबर के बाद। और उसके बाद नए नोट जो हैं उनको सिर्फ यूज किया जाएगा लोगों द्वारा एक्सचेंज के लिए, मनी के रूप में, करेंसी के रूप में। तो यहां पर हम क्या समझते हैं, तो यहां पर हम समझते हैं कि कोई भी वैसा कागज या फिर कोई भी वैसा फॉर्म जिसको गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज किया गया है, उसी को सिर्फ हम करेंसी के रूप में यूज करते हैं। और जिसको सरकार द्वारा ऑथोराइज नहीं किया गया है उसको हम करेंसी के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप दोनों नोट्स को कंपेयर करें, पुराने नोट्स और नए नोट्स को, तो उसमें सिर्फ रंग, इस सब को रंग, ये जो वो जो चीजें थी डिजाइन विजाइन, उसको छोड़ दें तो वहां पर सिर्फ एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि सरकार ने पुराने नोट को बैन कर दिया और कह दिया कि पुराने नोट को एक्सचेंज के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, और फिर कहा कि नए नोट को सिर्फ आप एक्सचेंज के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर हम सिंपली समझ सकते हैं कि सरकार जिस भी कागज को कहेगी कि आपको करेंसी के रूप में यूज करना है, तो लोग उसी चीज को करेंसी के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्म है करेंसी का, और वो है डिपॉजिट्स विथ बैंक। यानी आप अपने आसपास बैंक तो आपने देखे ही होंगे जिसमें लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसे रखते हैं। तो देखिए दूसरा फॉर्म है करेंसी का जिसमें कि मनी के रूप में हम जिसको यूज करते हैं, और वो है डिपॉजिट विथ बैंक। तो देखिए किसी भी समय में लोगों द्वारा कुछ पैसे की जरूरत होती है उनके डे टू डे काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्कर जो है, जो कि मंथली सैलरी जिसे मिलती है, तो उसके पास जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है वो अपने बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देता है। तो बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देता है जो कि उसके नाम पर है। इस पैसे को जो है बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में, और इसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से जो लोगों के पैसे हैं वो सेफ भी रहते हैं, और बैंक जो है इन पर इंटरेस्ट भी देता है, इससे लोग इंटरेस्ट कमाते भी हैं। और इसके साथ ही जो लोग एक तरीके से पैसे निकालना चाहते हैं बैंक अकाउंट से अपने, वो आसानी से निकाल सकते हैं जब भी वो चाहते हैं। और इसके साथ ही जो डिपॉजिट है बैंक अकाउंट में, वो जब भी लोगों का डिमांड हो तब वो पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए हम इन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। यानी जो हमारा करेंट अकाउंट हो गया या फिर सेविंग्स अकाउंट हो गया, ये सभी डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट जो है वो कई तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो इस फैसिलिटी में हम एक तरीके से लोगों को पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं चेक के रूप में या फिर और भी किसी तरीके से। तो यहाँ पर हम करेंसी जो यूज करते हैं उसके यूज के बिना ही हम एक तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी जो हम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर हमारा जो चेक से पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, तो ये सभी जो ट्रांजेक्शंस हैं यहाँ पर भी हम मनी का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंसी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यह भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ मनी है, एक फॉर्म ऑफ करेंसी है। तो आपने तो यहाँ पर कहा गया कि चेक का एग्जांपल सुना होगा। तो चेक के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली बैंक अकाउंट का ओनर जो है वो चेक लिख कर दे देता है, और ये चेक एक स्पेसिफिक अमाउंट का होता है जिसमें बैंक को ये कहा जाता है कि इतना अमाउंट इस व्यक्ति को दे देना है। तो ये सिंपली चेक का नियम कानून है। तो इसी तरीके से जो हमारे क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, या फिर हमारे इंटरनेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, ये सभी काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली ये होता है कि हम कैश पेमेंट का यूज़ नहीं करते, मनी का यूज़ नहीं करते, चाहे वो पेपर करेंसी हो, कॉइन करेंसी हो, उनका यूज़ हम नहीं करते हैं, बल्कि उनके बदले में हम दूसरे तरीके के फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम मनी तो यूज़ करते हैं लेकिन करेंसी का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कागज़, नोट, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर चेक पेमेंट के बारे में बताया गया है, आप इसको पढ़ लें।
इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे की चीज़ों को देखता हूँ। तो हम डिमांड डिपॉजिट को एक तरीके से मनी के फॉर्म में देखते हैं। उसका एक एसेंशियल फीचर है मनी का, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो देखिए, जो चेक का फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट के बदले में, वो हमें एक सुविधा देता है कि हम कैश के यूज़ किए बिना ही हम पेमेंट्स को कर सकते हैं, पेमेंट्स को सेटल कर सकते हैं। और जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको काफ़ी एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट्स के फॉर्म में, तो करेंसी के साथ ही। तो वो एक मनी का फॉर्म एक तरीके से अख्तियार कर चुके हैं मॉडर्न इकोनॉमी में। तो यहाँ पर केवल चेक की बात की गई है, लेकिन आज हम अगर देखें तो केवल चेक का हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी का इस्तेमाल करते हैं। और चेक के मुकाबले हम देखें तो हम डेबिट कार्ड का आज यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर बैंक का आखिर रोल क्या है। तो अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के बिना यहाँ पर किसी भी तरीके का डिपॉजिट या फिर कोई भी पेमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए बैंक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, करेंसी, डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरीके से रिलेटेड हैं। बैंकिंग सिस्टम के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक हमारा, और वो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, यानी बैंक के जो लोन एक्टिविटीज हैं उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले जो हमने पहला वीडियो किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मनी के बारे में कि आखिर मनी होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिट के बारे में। तो देखिए, क्रेडिट को ही हम लोन भी कहते हैं एक तरीके से। तो आइए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, बैंक की जो कहानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या बात किया था, उसमें हमने बात किया था कि जो लोग कोई आम आदमी है जिसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, तो वो अपने पैसे को ले जाकर बैंक में जमा कर देता है। तो और इस तरीके से उसको अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है और उसका पैसा सेफ भी रहता है। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखा था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बात यह है कि करीब 1, 2, 4, 10 इतने लोग नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो अपने पैसे बैंक के पास जमा करते हैं। तो आखिर बैंक जो है इतने बड़े रकम का करता क्या है, करोड़ों लोगों से अरबों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लेकर आखिर वो करता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ काम करती है, एक मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें जो बैंक है वो लोगों से पैसा लेता है और उसका एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो अपने पास रखता है। करीब 15% जो पैसा है वो अपने पास रखता है, और बाकी जो है वो पैसा लोन के रूप में दूसरे लोगों को दे देता है जिनको पैसों की ज़रूरत है। और देखिए, यहाँ पर 15% रखता है वो अपने पास इसलिए है क्योंकि हो सकता है किसी एक खास दिन, मान लीजिए 100 लोगों ने पैसे जमा किए, और किसी दिन हो सकता है कि 2 लोग अपना पैसा निकालने आ जाएं, सारा पैसा, 3 लोग आ जाएं, 10 लोग आ जाएं कि मुझे मेरा सारा पैसा दे दो, इस तरीके से बैंक में पहुंच जाएं, तो वो उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए वो 15% पैसे जो है वो अपने पास रखता है और बाकी पैसे लोन पर लगा देता है। और किसी भी दिन हो सकता है कि कुछ ही लोग पैसे निकालने आए, इसलिए उनको पैसे दे सकता है। और इसके बाद जो बाकी का जो पैसा बच जाता है, करीब 85%, उसको वो लोन के रूप में दे देता है उन लोगों को जिनको पैसों की ज़रूरत है तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इसके बारे में आगे के सेक्शंस में और चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, और जैसे कि किसी को कार लेना है, किसी को बाइक लेना है, किसी को कोई दुकान खोलनी है, किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, बहुत तरह की चीज़ों के लिए लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए वो जाते हैं बैंक के पास, और जिनको पैसे जमा करने होते हैं वो भी जाते हैं बैंक के पास। तो इस तरीके से जो बैंक है वो एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है उन लोगों के बीच में जो पैसे जमा करना चाहते हैं या फिर पैसे निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर इमेज के जरिए आपको समझाया गया कि देखिए, डिपॉजिटर्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यानी उनका जो खर्च है महीने का या फिर रोजाना, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो जाकर वहाँ बैंक में जमा कर देते हैं, और बैंक फिर उस पैसे को एक जगह कलेक्ट करके उन लोगों को देता है जिनको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो देखिए, इसी तरीके से बैंक जो है वो फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर बात आता है कि आखिर बैंक इनसे पैसे लेते हैं, इनको पैसे देते हैं, तो बीच में बैंक का प्रॉफिट क्या है, आखिर बैंक ये पूरा प्रोसेस करता क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो बैंक है, आपने वहाँ पर पैसे जमा किए,
तो हो सकता है वो आपको 5% का इंटरेस्ट दे रहा हो पर एनम आपके पैसे के ऊपर, कि हम आपको 5% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे। और कोई व्यक्ति है जो गया बैंक से लोन लेने की, मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो उससे बैंक 8% लेगा, यानी आपसे आपको जितना दे रहा है उससे ज़्यादा। तो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी 3%, 8% माइनस 5%, 3% जो है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इसी 3% के लिए जो बैंक है वो काम करते हैं और इसी 3% का मुनाफा उनको एक तरीके से मिलता है। तो यहां पर देखिए एक तरीके से सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम, कि आखिर क्या होगा जब जितने भी लोगों ने पैसे जमा किए हैं बैंक में वो अगर एक साथ पैसे निकालने चले गए तो देखिए रियलिटी ये है कि बैंक में अगर सभी लोग एक साथ पैसा निकालने चले जाएंगे तो वो एक तरीके से पैसे उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक के पास इतने पैसे होते नहीं हैं, क्योंकि उसने अधिकतर अपना पैसा लोन के रूप में दे दिया होता है। तो यहाँ इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो अब हम दो तरीके के लोन के सिचुएशंस देखने वाले हैं, क्रेडिट सिचुएशन देखने वाले हैं और उनको कंपेयर करने वाले हैं कि एक सिचुएशन में लोन का प्रभाव किसी के लाइफ पर क्या पड़ता है और दूसरे कंडीशन में लोन का प्रभाव किसी के लाइफ पर क्या पड़ता है। तो देखिए बहुत एक बड़ी संख्या में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे लाइफ में वो किसी ना किसी तरीके के क्रेडिट को इन्वॉल्व करते हैं। क्रेडिट में हम लोन भी कह सकते हैं, उधार भी कह सकते हैं और भी चीज़ें कह सकते हैं क्रेडिट को। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट का डिफिनेशन दिया गया है। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि आखिर क्रेडिट होता क्या है। तो देखिए अगर क्रेडिट को हम देखें तो क्रेडिट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें जो उधार देने वाला है वो मनी या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है उधार लेने वाले को, और बदले में उधार लेने वाला जो है वो प्रॉमिस प्रोवाइड करता है कि हम आपको पैसे बाद में दे देंगे। तो इसी को हम क्रेडिट कहते हैं। तो हो सकता है कि आपने दुकान से कुछ चीज़ें ली हो और कहा हो कि हम आपको पैसे बाद में दे देंगे, उधार लिया हो दुकान से, या फिर अपने दोस्त से पैसे लिए हों, या फिर बैंक से आपने बाइक, कार कुछ भी खरीदने के लिए पैसे लिए हों, तो वो सभी एक तरीके के क्रेडिट हो जाते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसको हम। तो यहां पर पहला एग्जाम्पल है हमारा फेस्टिवल सीजन। एग्जाम्पल का नाम है फेस्टिवल सीजन। तो देखिए अभी से 2 महीने बाद, यानी एग्जाम्पल के अभी जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल में 2 महीने बाद फेस्टिवल है और एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, जिसको कि एक बड़े ट्रेडर से, शहर के बड़े ट्रेडर से 3000 जूतों के पेयर्स बनाने का ऑर्डर मिला है और इसको 1 महीने के अंदर डिलीवर करना है। और इस पूरे प्रोडक्शन को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए सलीम को कुछ नए वर्कर्स को हायर करना होगा जो कि स्टिचिंग और पेस्टिंग का काम करेंगे, और इसके साथ ही उसको रॉ मटेरियल भी खरीदने होंगे। तो इन सभी खर्चों के लिए जो एक्स्ट्रा खर्च उसके पास आएगा नए वर्कर्स हायर करने में और जो मटेरियल है उसको खरीदने में, तो सलीम ने 2 सोर्सेज से लोन एक्सेप्ट किए, लोन लिए। पहला, उसने लेदर सप्लायर को कहा कि वो उसे लेदर सप्लाई कर दे अभी और वो बाद में पैसे दे देगा, और इसके साथ ही उसने जो बड़ा ट्रेडर था जिसने उसे 3000 जूतों का ऑर्डर दिया था उससे 1000 जूतों का एडवांस पेमेंट ले लिया कि वो पूरे ऑर्डर को 1 महीने के अंदर प्रोवाइड कर देगा। और इन दोनों लोन के जरिए वो आसानी से 1 महीने के अंत में जूतों को बना लेता है और उनसे अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेता है और उन सभी पैसों को भी चुका देता है जो उसने लोन के रूप में लिए थे। तो एक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। तो इस केस में हमने देखा कि जो सलीम है वो क्रेडिट उसको मिलता है, यानी लोन मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए, जो उसका वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इस क्रेडिट की वजह से वो उसका जो ऑनगोइंग एक्सपेंस था प्रोडक्शन का वो सप्लाई कर पाता है, उसको वो पूरा कर पाता है और उसके साथ ही वो अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाता है समय पर, और इसलिए उसका जो अर्निंग है वो बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हम ये समझते हैं कि जो क्रेडिट है उसके इस सिचुएशन में एक काफ़ी पॉजिटिव रोल अदा करता है, काफ़ी एक अच्छी भूमिका निभाता है। इसके बाद अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है स्वप्नाज प्रॉब्लम। तो देखिए एक स्मॉल फार्मर है स्वप्ना, जो कि ग्राउंड नट उगाती है
3 एकड़ के लैंड पर, और इस खेती के लिए उसने लोन लिया मनी लेंडर से ताकि वो कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। और उसको ये लगा कि जो उसका हार्वेस्ट है वो उसको लोन रिपे करने में हेल्प करेगा। लेकिन जब जो सीज़न चल रहा था क्रॉप का, वो क्रॉप जब लगा हुआ था उसी समय पेस्ट से उसका जो क्रॉप है वो प्रभावित हो गया और उसका क्रॉप जो है वो फेल कर गया। लेकिन उसके इस क्रॉप के लिए स्वप्ना ने काफ़ी खर्च किए थे और काफ़ी महंगे पेस्टिसाइड भी अप्लाई किए थे, लेकिन उनसे भी कोई खास फायदा हुआ नहीं। और इस वजह से क्योंकि उसका क्रॉप फेल कर गया, वो अपने लोन को चुकाने नहीं पाई, लोन को रिपे नहीं करने पाई, और इसके साथ ही उसका जो डेब्ट था वो बढ़ता गया। और इसके बाद अगले साल स्वप्ना ने फिर से लोन लिया और कल्टीवेशन को किया, लेकिन इस समय जो क्रॉप था वो नॉर्मल रहा। इस वजह से वो इस साल का तो लोन चुका पाई, लेकिन जो पिछले साल का लोन था वो चुका नहीं पाई। तो इस वजह से वो डेब्ट में घिर गई, और डेब्ट में घिरने की वजह से उसको अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा लोन से बाहर आने के लिए। तो देखिए, हमने 2 तरीके के सिचुएशंस देखे लोन को लेकर। पहले सिचुएशन में हमने देखा कि जो सलीम था उसको लोन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया ग्रो करने के लिए, लेकिन दूसरे सिचुएशन में हमने क्या देखा कि जो स्वप्ना थी उसके सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया लोन ने। तो देखिए, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा डिमांड होता है क्रेडिट के लिए वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है। क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत तरह के कॉस्ट होते हैं, जैसे सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, और इसके अलावा बहुत तरह के खर्चे होते हैं। और इन पूरे प्रोसेस में, खेती के पूरे प्रोसेस में मिनिमम 3 से 4 महीने लगते हैं एक फसल को उगने तैयार होने में। और इस समय के बीच में जो किसान होते हैं वो इन सभी चीज़ों को खरीदते हैं, और इसके साथ ही जब वो क्रॉप को बेचते हैं तब जाकर इन चीज़ों के लिए जो वो लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट लेते हैं उसको वो चुका पाते हैं। तो देखिए, जो किसान होते हैं वो नॉर्मली क्रॉप लोन्स लेते हैं सीजन के शुरुआत में, यानी खेती शुरू करते समय, और उसको खेती खत्म होने के बाद वो चुका देते हैं। और इसके साथ ही जो रिपेयरमेंट ऑफ लोन है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि जो फार्मिंग है उससे कितनी इनकम हो रही है, यानी कि खेती अगर अच्छी हुई तो इनकम अच्छा होगा और वो लोन आसानी से चुका पाएंगे। खेती खराब होगी तो उनका इनकम खराब होगा और वो लोन नहीं चुका पाएंगे। तो अगर हम स्वप्ना का एग्जाम्पल देखें तो जो उसका क्रॉप का फेलियर हुआ उसकी वजह से लोन रिपेमेंट जो था वो काफ़ी मुश्किल हो गया, और हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल हो गया। और उसको इस लोन से बाहर आने के लिए, लोन से छुटकारा पाने के लिए उसको अपने ज़मीन का एक हिस्सा भी बेचना पड़ा। और क्रेडिट ने पहले जैसे सलीम को हेल्प किया कि उसका प्रॉफिट इम्प्रूव कर गया, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट है उसको इनकम को इम्प्रूव करने के बजाय उसकी स्थिति और ख़राब क्रेडिट ने कर दी। तो देखिए, ये एक एग्जांपल है जहां पर हम एक तरीके से कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो देखिए, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। तो देखिए, ये एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा केस है जहां से जो क्रेडिटर है, यानी जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको, बोरोवर, मैंने क्रेडिटर बोल दिया, जो बोरोवर है उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी तकलीफदेह हो जाता है। तो देखिए, एक सिचुएशन में जो क्रेडिट है वो हेल्प करता है अर्निंग्स को इंक्रीज करने में और पर्सन को अपने लाइफ को बेहतर बनाने में, लेकिन दूसरे सिचुएशन में जो क्रेडिट है, जैसे कि क्रॉप फेलियर का सिचुएशन हो गया, इस तरीके के सिचुएशन में जो क्रेडिट है वो किसी पर्सन को डेब्ट ट्रैप में ढकेल देता है और अपने लोन को चुकाने के लिए उसको एक तरीके से अपनी जो अभी की स्थिति है उससे भी और बुरी स्थिति में जाना पड़ता है। तो जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जो स्वप्ना थी वो उसको अपना एक ज़मीन का हिस्सा बेचना पड़ा लोन को चुकाने के लिए, और इस वजह से हम समझ सकते हैं कि उसकी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति अभी है वो पहले से भी खराब हो चुकी है। उसके पास जितने लैंड हुआ करते थे उससे भी कम है अब। और देखिए, जो क्रेडिट है यूजफुल होगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रिस्क है उस सिचुएशन में कितना है, और अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस सिचुएशन में कोई सपोर्ट है या नहीं है। तो देखिए, जो रिपेमेंट की जो कंडीशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है, रिपेमेंट का जो सिचुएशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है, और अगर लॉस हो जाता है तो वहाँ पर किन चीज़ों को मतलब कोई सपोर्ट है या नहीं है, कोई दूसरा इनकम है या नहीं, इस तरह की चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। तो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है
तो देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का सिंपल मतलब है कि आपको जब क्रेडिट मिलता है, यानी आपको जब उधार मिलता है, लोन मिलता है, तो उसके लिए आपके सामने कौन कौन से टर्म्स रखे जाते हैं, आपको कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं, उसी चीज़ को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। जैसे आपको सिक्योरिटी के रूप में कोई ज़मीन देना है, या फिर आपको लोन सैलरी रिसिप्ट वहाँ पर दिखानी है, या फिर आपको ये बताना है कि आप कितने दिनों में लोन को वापस करेंगे। तो ये सभी जो चीज़ें आप एक तरीके से एग्रीमेंट में आप लिखते हैं बैंक के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ, उसी को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यानी कि किस आधार पर, किस कंडीशन पर आपको लोन मिल रहा है, इसी को हम सिंपली टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, जितने भी लोन एग्रीमेंट होते हैं उन सभी में इस बात को स्पेसिफाई किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और इसके साथ ही जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट है वो कितने दिनों में किया जाएगा, और इसके अलावा कोलेटरल की भी बात की जाती है, यानी कि सिक्योरिटी की भी बात की जाती है कि लोन के बदले में आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये सिक्योरिटी होता क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो इस चीज़ को देख लें। तो देखिए, आपको मान लीजिए लोन लेना है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए ये बैंक एश्योर कैसे होगा कि आप 1 लाख रुपए को वापस कर देंगे। तो उसके लिए आप जनरली आप अपनी सैलरी स्लिप देते हैं कि अगर आपको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी स्लिप को आप बैंक के पास जमा कर देते हैं, तो बैंक उस बात को मान लेता है और आपको 1 लाख रुपए का लोन दे देता है। लेकिन अगर आपको सैलरी नहीं मिलती या फिर आपके पास कोई एक फिक्स्ड इनकम नहीं है, तो उस कंडीशन में बैंक ये एश्योर कैसे करे कि आप पैसे को वापस कर देंगे। तो उस कंडीशन में जो बैंक है वो आपसे 1 लाख रुपए की कीमत की कोई भी वस्तु को गिरवी रखने को कहता है। जैसे आपका कोई ज़मीन है उसको, या फिर आपका कोई कार है, बाइक है, या फिर और कोई भी चीज़ है, चाहे आपके पास गहने हैं या फिर आपके पास बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट है, इन सभी चीज़ों को आप बैंक के पास रख सकते हैं गिरवी के रूप में, जिनकी कीमत कितनी हो, 1 लाख के आसपास हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम एक तरीके से सिक्योरिटी कहते हैं। और ये जो सिक्योरिटी होता है, अगर आप बाद में पैसे को वापस नहीं कर पाते, यानी आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का और उसको आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक उस समय में उसके पास ये अधिकार होता है कि वो आपने जो चीज़ें गिरवी रखी है, चाहे आपका वो लैंड हो या फिर आपका बिल्डिंग हो, बाइक हो, कुछ भी हो, उसको वो अपने कब्जे में ले सकता है, और चाहे तो वो उसे बेचकर उसके बदले वो पैसे निकाल सकता है। तो इसी को हम एक तरीके से कोलैटरल कहते हैं या फिर सिक्योरिटी कहते हैं। तो इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन सच ए लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवली स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। यानी जब तक लोन आप वापस नहीं कर देते तब तक ये जो है, ये जो चीज़ आप जो कोलैटरल प्रोवाइड करते हैं वो बैंक के कब्जे में होती है या फिर लोन देने वाले व्यक्ति के कब्जे में होती है। तो यहाँ पर यही सिंपली लिखा गया है कि अगर जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, अगर वो लोन को नहीं चुका पाता है, तो जो उधार देने वाला व्यक्ति है या फिर बैंक है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो इस एसेट को बेच दे और उसके बदले में वो पैसे को निकाल सके। तो कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका लैंड हो गया या फिर बैंक के पास डिपॉजिट हो गया, लाइवली स्टॉक हो गया, इन सभी चीज़ों को आप गिरवी रख सकते हैं सिक्योरिटी के रूप में बैंक के सामने या फिर जो लेंडर है उसके सामने। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है हाउस लोन का। आइए इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक लेडी है जिसका नाम है मेघा। उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया है एक घर को खरीदने के लिए, और उस लोन को लेने के लिए जो इंटरेस्ट रेट तय किया गया वो था 12%, और इस लोन को 10 वर्ष के समय में चुका देना है, और ये पैसे चुकाने हैं मेघा को मंथली इंस्टॉलमेंट में। और इसके साथ ही जो मेघा है उसे अपने सैलरी स्लिप को जमा करना पड़ा, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स को जमा करना पड़ा बैंक के सामने। और इन चीज़ों को जमा करने के बाद जो बैंक है वो उस लड़की को यानी मेघा को लोन देने के लिए तैयार हुआ, और इसके साथ ही जो बैंक है इन सभी कागजात को कोलैटरल के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रख लिए जब तक कि वो लोन को वापस नहीं कर देती है। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें बात की गई, जैसे आपका ये जो 12% है, या फिर जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, या फिर जो आपका 10 ईयर्स यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाते हैं। तो इसके बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
तो यहाँ पर वही बात कही गई कि देखिए जो इंटरेस्ट रेट है या फिर कोलेटरल है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और मोड ऑफ रिपेमेंट है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं इनको एक साथ जब हम मिला दें तो इसी चीज़ को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो देखिए जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो काफ़ी वेरी करती है एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने भाई से लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर जो क्रेडिट आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट होगा वो काफ़ी अलग होगा मुकाबले कि आपका बैंक के, या फिर आप मुकाबले आपका जो साहूकार आपके गांव में बैठा है या फिर आपके आसपास जो लोन प्रोवाइड करता है। तो ये जो अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस में आपका जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो अलग अलग होता है। जैसे आप बैंक के पास जाएंगे तो काफ़ी आपको लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आपका भाई आपको उधार देगा तो बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, बिना कोई बातचीत के, बिना किसी टर्म्स ऑफ क्रेडिट के आपको लोन दे देगा। आप अगर साहूकार के पास जाएंगे तो वो भी आपको बिना किसी बातचीत के आपको लोन तो देगा, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे वसूलेगा। तो इस तरीके से जो आप अलग अलग लोन लेते हैं तो अलग अलग लोन में जो आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें हम देखने वाले हैं अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल जिसमें अलग अलग क्रेडिट के अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए एक विलेज का एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पर दो लड़के हैं रोहित और रंजन। उन्होंने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा क्लास में और उनको एक तरीके से जानने की इच्छा हुई क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में, अलग अलग तरीके के जो कि उनके एरिया में रह रहे हैं। तो इसलिए वो जाकर कुछ लोगों से मिलते हैं, अपने गाँव के लोगों से, और वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं गाँव के लोगों से। तो यहाँ पर आइए उसी बातचीत को हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो रोहित और रंजन है वो क्या बात कर रहे हैं लोगों से और लोगों का क्या रिप्लाई है। तो देखिए डेट यहाँ पर बताया गया है 15 नवंबर 2006। तो देखिए सबसे पहले वो जाकर मिलते हैं एक किसान से जिसका नाम है श्यामल, जो कि एक स्मॉल फार्मर है। गांव में एक गांव है जिसका नाम है सोनपुर, और यहाँ पर इरिगेशन की सुविधा मौजूद है। तो देखिए जो श्यामल है वो बताता है कि हर सीज़न में उसको अपने 1.5 एकड़ लैंड में कल्टीवेशन करना होता है। और पिछले कुछ साल पहले तक, यानी 2-3 साल पहले तक, वो जो है वो गांव के मनी लेंडर से लोन लिया करता था 60% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर, यानी 5% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पर। और उसके बाद कुछ सालों से वो जो श्यामल है वो एग्रीकल्चर ट्रेडर से लोन लेता है, और ये जो एग्रीकल्चर ट्रेडर है ये उसे 3% पर मंथ के आधार पर लोन प्रोवाइड करता है। और ये जो लोन है ये उसे क्रॉपिंग के सीजन के शुरुआत में उसे मिल जाता है, और इसके साथ ही वो फार्म इनपुट्स को भी प्रोवाइड करता है। यानी जो ट्रेडर है वो लोन के साथ साथ फार्म इनपुट्स भी प्रोवाइड करता है, और इस पूरे लोन को क्रॉप्स के जो हार्वेस्टिंग है उसके बाद प्रोवाइड करना होता है, यानी कि उसे चुकाना होता है। तो देखिए इंटरेस्ट रेट के अलावा जो ट्रेडर है वो एक तरीके से प्रॉमिस भी लेता है कि जब उसकी खेती तैयार होगी तो उसका जो क्रॉप्स है वो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेडर को बेचेगा, बल्कि किसी और को नहीं बेचेगा। तो इस तरीके से जो ट्रेडर है वो ये इंश्योर कर सकता है कि उसका जो पैसा है वो भी उसे मिल जाए, यानी जो लोन के रूप में पैसे दिए वो भी मिल जाए। और इसके साथ ही जो क्रॉप प्राइसेज होते हैं खेती के सीज़न के बाद काफ़ी कम होते हैं, उसको वो सस्ते दामों पर खरीद सकता है, और उसे जब दाम बढ़ जाए बेचकर वो पैसे भी कमा सकता है। तो इस तरीके से जो फार्म ट्रेडर है वो डबल प्रॉफिट कमाता है, दुगना उसे प्रॉफिट मिलता है। और इसके बाद आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये दोनों लड़के आगे जाकर मिलते हैं अरुण से, जो कि एक फार्म लेबर को फार्म जो है उसको सुपरवाइज कर रहा है। जो अरुण है उसके बाद 7 एकड़ ऑफ लैंड है, यानी 7 एकड़ की ज़मीन है खेती करने के लिए सोनपुर में। वो ये जो अरुण है ये उन खास लोगों में से कुछ लोगों में से है जो कि बैंक से लोन लेते हैं कल्टीवेशन के लिए, और जो बैंक है वो करीब 8.5% पर एनम के आधार पर, इंटरेस्ट रेट के आधार पर लोन प्रोवाइड करता है। और इस लोन को जो है अरुण जो है वो अगले 3 सालों में कभी भी चुका सकता है। और जो अरुण है वो ये प्लान कर रहा है कि जब हार्वेस्ट होगा, जो क्रॉप्स निकलेंगे उसको बेचकर, उसके कुछ हिस्से को बेचकर वो इस लोन को चुका देगा। और इसके बाद वो बाकी बचे जो उसका जो क्रॉप है उसको वो कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देगा, जो पोटैटोज़ है उसको वो कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देगा, और इस कोल्ड स्टोरेज के रिसिप्ट के आधार पर वो एक नया लोन ले लेगा अगले सीजन के खेती के लिए। तो देखिए बैंक जो है वो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उन किसानों को जो कि क्रॉप लोन लेते हैं बैंक से, कि जो कोल्ड स्टोरेज का रिसिप्ट है उसके आधार पर आप जाकर लोन ले सकते हैं अगर आप किसान हैं तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
पर्सन से उन लोगों की मुलाकात हुई जिसका नाम है रामा। ये एक लेडी है जो कि नेबरिंग फील्ड पर काम कर रही है। वो एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में काम करती है और इसके अलावा बहुत सारे महीने ऐसे होते हैं साल में जब रामा के पास काम नहीं होता है और इसकी वजह से उसको उधार लेकर अपना जो डेली का खर्चा है, डेली जो एक्सपेंसेस है उसको मीट करना होता है। और इसके अलावा अगर सडन कोई इलनेस आ जाए या फिर फैमिली में कोई फंक्शन हो जाए, जैसे किसी का बर्थ हो गया या फिर कुछ और इवेंट हो गया, तो उस समय जो खर्चे होते हैं परिवार के वो भी लोन के ज़रिए ही चलते हैं। और रामा जो है वो डिपेंड करती है अपने एम्प्लॉयर पर जो कि मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में, क्रेडिट के लिए यानी कि उधार लेने के लिए। और जो लैंड ओनर है वो चार्ज करता है 5% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट, और जो रामा है वो जो है वो पैसे वापस करती है लैंड ओनर के पास काम करके। और ज़्यादातर समय जो होता है रामा जो है उसे फ्रेश लोन लेना होता है। और जब वो लोन लेती है उसके पास पहले ही से कुछ लोन होता है, यानी कि पिछला लोन वो चुका ही नहीं पाई और तब तक उसे एक नया लोन लेना पड़ गया। तो इस तरीके से उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है इन लोन्स की वजह से। और अभी के समय में उसके पास करीब 5,000 रुपये उधार हैं जो उसका मालिक है, एम्प्लॉयर है उसके। और जो लैंड ओनर है वो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता है, लेकिन उसको उस लैंड ओनर के पास काम करना एक तरीके से मजबूरी है, क्योंकि उसी व्यक्ति से जो रामा है उसे लोन मिलता है जब उसे ज़रूरत पड़ती है। और रामा हमें बताती है कि जो उसका ओनली सोर्स है इन क्रेडिट का या फिर इनकम का वो है उसका या फिर जितने भी लैंडलेस पीपुल हैं सोनपुर गांव में उन सभी का लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स से, यानी जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनके पास ये लोग काम करते हैं, लैंडलेस लोग काम करते हैं और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उसी से वो अपना घर बार चलाते हैं या फिर अपने खर्चे चलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। सॉरी मैंने टॉपिक बोल दिया, ये उसी का एक हिस्सा है। तो देखिए एक अलग तरीके का लोन है वो है कोऑपरेटिव से, यानी कोऑपरेटिव यानी कि इसमें कुछ लोग किसान जो होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर एक साथ कोलेटरल जमा करते हैं, कुछ पैसे जमा करते हैं और फिर उस कोलेटरल के बदले में बैंक से लोन लेते हैं। तो देखिए इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए बैंक के अलावा जो एक बहुत बड़ा सोर्स है चीप क्रेडिट का रूरल एरिया में वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर हम जिसे कोऑपरेटिव्स कहते हैं। तो देखिए जो कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने अर्निंग्स को या फिर अपने रिसोर्सेज को जमा करते हैं कुछ खास एरिया के लोग मिलकर। और बहुत तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि आपका फार्मर्स कोऑपरेटिव हो गया, वीवर्स कोऑपरेटिव हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव हो गया या फिर कृषक कोऑपरेटिव्स हो गया। तो देखिए ये लोग जो होते हैं ये अपने पैसे को एक जगह जमा करके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 लोग यहाँ पर हैं तो 10 लोग अपने अपने सारे पैसे जमा करेंगे और एक बड़ा पैसा अमाउंट क्रिएट करेंगे और इस अमाउंट को एज अ सिक्योरिटी के रूप में जाकर वो बैंक के पास जमा करेंगे, बैंक के पास जमा करेंगे इस पैसे को सिक्योरिटी के रूप में। और इस सिक्योरिटी के बदले में वो लोन लेते हैं कुछ काम को करने के लिए, अपने कुछ चीज़ों को करने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ अगर उन्हें फार्मिंग इक्विपमेंट खरीदना है या फिर कुछ और खरीदना है या फिर उन्हें रॉ मटेरियल इनपुट चाहिए, उन चीज़ों के लिए इस कोऑपरेटिव का वो यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर हम सोनपुर की बात करें तो वहाँ पर एक कृषक कोऑपरेटिव है जिसमें कि करीब 2300 फार्मर्स जो हैं वो मेंबर के रूप में हैं और ये जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अपने मेंबर से और इस डिपॉजिट को कोलेटरल के रूप में यूज़ करके ये जो कोऑपरेटिव है एक बहुत बड़ा लोन वो ले लेता है बैंक से और इस फंड को वो आगे चलकर यूज़ करता है अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए। और इन लोन्स को जब चुका दिया जाता है उनके मेंबर्स द्वारा या फिर इस कोऑपरेटिव द्वारा बैंक को, तो इसके बाद एक नया राउंड ले लिया जाता है लोन का जिसको कि ये किसी भी कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को देख लिया, इसके बाद आप इस चीज़ को ज़रूर सॉल्व करें, लेट्स वर्क दिस आउट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो अगर आपने पिछला वीडियो अभी देखा होगा तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी अलग अलग तरीके के लोन्स के बारे में। दो लड़के थे जो कि एक गाँव में गए थे और देखा था कि लोग जो हैं वो किस किस तरीके के लोन लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं उसी लोन में से एक स्पेसिफिक टाइप के लोन की जिसे हम फॉर्मल सेक्टर लोन कहते हैं। यानी फॉर्मल सेक्टर होता क्या है, इसके फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि लोग जो है वो अलग अलग तरीके के सोर्सेज से लोन लेते हैं, और जो अलग अलग तरीके के जो लोन्स होते हैं वो उनको आप एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कुछ लोन होंगे जिन्हें हम फॉर्मल सेक्टर लोन कहेंगे, और कुछ लोन होंगे जिन्हें हम इनफॉर्मल सेक्टर लोन कहेंगे। तो देखिए जो फॉर्मल सेक्टर लोन जो होता है, जो फॉर्मल सेक्टर का जो लोन होता है, उनमें आप हमेशा बैंक की बात करते हैं और कोऑपरेटिव की बात करते हैं। यानी अगर आप लोन बैंक से ले रहे हैं या कोऑपरेटिव से ले रहे हैं या फिर किसी और ऐसी चीज़ से ले रहे हैं जो कि सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है या फिर सरकार के पास जिसका हिसाब होता है, उसे हम फॉर्मल सेक्टर में कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा मानते हैं। और इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें आप साहूकार को रख लें, मनी लेंडर्स को रख लें, या फिर ट्रेडर्स को रख लें, या फिर एम्प्लॉयर्स को रख लें, या फिर रिलेटिव, फ्रेंड्स, इन सभी से जो आप लोन लेते हैं इन्हें हम इनफॉर्मल सेक्टर का लोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फॉर्मल सेक्टर के लोन के बारे में। तो यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि देखिए आप अगर ग्राफ 1 देखेंगे तो ग्राफ 1 में आप देख सकेंगे कि जो इंडिया में गांव के लोग हैं, यानी जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरीके के लोन लिया करते हैं। तो 25% लोग जो हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, 27% लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, 30% मनी लेंडर से, 1% लैंडलॉर्ड से। इस तरीके से बहुत सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आगे बात आती है कि आखिर ये जो फॉर्मल सेक्टर है पूरा, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको देखता कौन है। तो यहाँ पर बात है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पूरे फॉर्मल सेक्टर के लोन्स को सुपरवाइज करता है, उन पर नज़र रखता है। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा कि अगर कोई बैंक काम कर रहा है और वो लोन दे रहा है, तो लोन देने के बाद उसे एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखना होता है डिपॉजिट में से, जो कि किसी इमरजेंसी के लिए होता है या फिर किसी और कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए जो आरबीआई होता है वो सभी बैंकों के ऊपर नज़र रखता है और ये ध्यान रखता है कि जो सभी बैंक है वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करें और सभी रियल नियमों को फॉलो करें लोन देते समय या फिर लोन को वापस लेते समय। और इसके साथ ही जो बैंक है सभी वो एक तरीके से अपना हिसाब आरबीआई के पास जमा करते हैं कि आखिर वो कितना लोन दे रहे हैं, किस कंडीशन में दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों को दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों का हिसाब देते हैं। और इसके साथ ही जो आरबीआई है वो ये भी ध्यान देता है कि बैंक जो है उन लोगों को लोन दे, मेरा मतलब है कि केवल उन लोगों को लोन नहीं दे जो कि प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाने वाले बड़े बड़े बिजनेस हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, उनको ना दे, बल्कि जो छोटे कल्टिवेटर्स हैं, किसान है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, यानी कोई अपने घर में कुछ इंडस्ट्री चला रहा है या फिर इस तरीके के जो छोटे छोटे काम कर रहा है, उनको भी लोन इक्वली ट्रीटमेंट के साथ मिले ताकि वो भी एक तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, अपने इनकम को ग्रो कर सके। और इसके साथ ही जो पीरियडिकली है बैंक जो है वो अपने सारे हिसाब बैंक के आरबीआई के पास जमा करता है और एक तरीके से आरबीआई जो है वो बैंकों पर नज़र रखती है। तो ये तो बात हमने कर ली फॉर्मल सेक्टर की कि देखिए फॉर्मल सेक्टर जो होता है उसके ऊपर कौन निगाह रखता है, आरबीआई रखता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, तो इनफॉर्मल सेक्टर को देखने वाला, इनफॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के एक्टिविटीज़ को, क्रेडिट एक्टिविटीज़ को, लोन एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करे या उनके ऊपर नज़र रखे कि आखिर वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्या कंडीशन लगा रहे हैं, किस तरीके से लोन दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए साहूकार की अगर हम बात करते हैं, मनी लेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो है वो उसकी जितनी मर्जी होगी उतना वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, जिस तरीके से उसे पैसा निकालना है वो तरीका वो चुनेगा, जिस तरीके से उसे ट्रीटमेंट देना है लोन लेने वाले को उस तरीके से वो ट्रीट करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स होते हैं और लोन देने वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से काम कर सकते हैं। और इसको अगर हम फॉर्मल लेंडर्स से कंपेयर करें तो ज़्यादातर जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो बैंक में आपको मोस्टली 8% से लेकर 15% तक इंटरेस्ट रेट होते हैं। आप क्या खरीद रहे हैं, किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, इसके ऊपर इसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आप बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो आप साहूकार से लोन लें या फिर किसी और से लोन लें तो आपको 4% पर मंथ
5% पर मंथ, 6% पर मंथ, इस तरीके से लोन मिलता है। और इसको अगर हम पर एनम में कन्वर्ट करें तो ये लोन हो जाता है 60% पर एनम, आपको 40% पर एनम, इस तरीके से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाता है अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं इन लोगों से। तो देखिए यहां पर बात आता है कि आखिर ये जो हायर इंटरेस्ट रेट है इसकी खराबी क्या है, इसकी बुराई क्या है, इस चीज़ को यहां पर हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस वाला है, कोई बिजनेसमैन है, छोटा सा इंडस्ट्री चला रहा है अपने घर में, तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए। अगर वो बैंक से पैसे लेता है तो उसको 8% पर एनम पर लोन मिलता है, और अगर वो किसी साहूकार से पैसे लेता है तो उसे 60% पर एनम लोन मिलता है। तो अब इन दोनों को एक तरीके से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको 8% पर एनम लोन मिलता है तो आप आसानी से उस पैसे का यूज़ करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या फिर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए लोन लेना है, तो 1 लाख के लोन पर आपको सिर्फ 8,000 रुपये एनुअली पे करने हैं बैंक को। और वहीं अगर आप इससे लेते हैं, साहूकार से पैसे लेते हैं, तो आपको 60,000 रुपये पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए लेकर अगर आप वहां पर 50,000 रुपये अगर प्रॉफिट कमाते हैं एक्स्ट्रा, तो फिर आप आसानी से 8,000 रुपये देकर आप 42,000 अपने पास बचा लेंगे। तो आपके पास बहुत ही अच्छा एक इनकम हो गया। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसको साहूकार वाले पैसे से, तो अगर आप ये काम 6 महीने में प्रॉफिट इतना कमाते हैं तो आपकी आधी जो कमाई है वो साहूकार को पैसे देने में ही चली जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर कहना ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा और उस हायर इंटरेस्ट रेट होगा, तो उसको लेकर अगर आप कोई बिजनेस अपना ग्रो करते हैं या फिर बिजनेस में पैसा अगर कमाते हैं, तो उसमें आपके इनकम का एक बड़ा हिस्सा आपको इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है। और ये जो चीज़ है ये रूरल इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे लोन्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते हैं इतने ही हाई इंटरेस्ट रेट पर ही। तो इस वजह से जो अर्निंग है, जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, उनका जो अर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है, पैसे चुकाने में ही चला जाता है। और ये जो कंडीशन है ये एक तरीके से डेब्ट ट्रैप भी बना देती है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, सोनपुर में रामा का एग्जाम्पल देखा था। और अगर कुछ लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे सिर्फ हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो इन रीजंस की वजह से जो बैंक्स है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिज़नेस सेटअप कर सके, अपने खेती को बढ़ा सके और इनकम को बढ़ा सके। और जो ये डेब्ट ट्रैप है या फिर इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है रूरल इंडिया की, वो एक तरीके से सॉल्व हो सके। और इन चीज़ों की वजह से अगर आप देखें तो रूरल इंडिया में जो इनकम है वो लोगों का काफ़ी बढ़ सकता है, और इसकी वजह से एक हमें बहुत अच्छा कंडीशन रूरल इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी में सब टॉपिक है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। तो यहाँ पर देखिए अब सोसाइटी के डिफरेंट हिस्सों को कंपेयर किया गया है कि सोसाइटी के जो अलग अलग हिस्से के लोग हैं वो किस तरीके के लोन लिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि जो ग्राफ 2 है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनमें से कौन लोग पैसा लेते हैं। और ये इस कैटेगरी में लोगों को 4 हिस्से में बांटा गया है, गरीब लोग, अमीर लोग, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम ग्राफ 2 को देख लेते हैं। तो देखिए ग्राफ 2 में यहाँ पर सिंपली कैटेगराइज किया गया है अर्बन हाउस होल्ड को, यानी शहरी लोगों को। इसमें आपके पुअर हाउस होल्ड आ गए, हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स एंड रिच हाउस होल्ड्स, यानी रिच लोग हो गए, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हो गए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर में आपको जो रिच लोग हैं वो बहुत सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं। उसके बाद आपको जो हायर मिडिल क्लास है वो कुछ कम, इस तरीके से उससे भी कम आपका लोअर मिडिल क्लास, और सबसे कम हमारा जो पुअर लोग हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे जो लोगों की स्थिति गिरती है वैसे वैसे उनका जो झुकाव है वो इनफॉर्मल सेक्टर की ओर ज़्यादा होने लगता है। यानी कि जो अमीर लोग हैं वही सिर्फ फॉर्मल सेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिल पा रहा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 85% जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो लोन लिया करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से। और अगर आप इसको रिच लोगों से कंपेयर करें तो करीब 10% लोग ही हैं अमीर जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया करते हैं, जबकि 90% लोग जो हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। तो देखिए यही चीज़ जो है, यही पैटर्न आपको रूरल एरियाज़ में भी देखने को मिल जाएगा। जो अमीर हाउस होल्ड्स होते हैं जो आसानी से फॉर्मल लोन ले सकते हैं वो फॉर्मल लोन लेते हैं, और वहीं जो गरीब लोग होते हैं वो इनफॉर्मल लोन लेते हैं और उनको बहुत ही हाई बोरोइंग पे करना पड़ता है। तो आखिर ये सभी चीज़ें बताती क्या हैं? तो पहला ये कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसको एक तरीके से अभी जो आधी नीड है रूरल इंडिया की उसको वो पूरा करने पा रहा है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग क्रेडिट है उसको इनफॉर्मल सेक्टर से ही इनफॉर्मल सोर्सेज से ही पूरा किया जा रहा है रूरल इंडिया में। तो एक तरीके से यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जो बैंक्स हैं उनको गरीब लोगों को जो लोन देना है इस प्रोसेस को तेज़ करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि ताकि जो ये हाई लेंडिंग का जो प्रॉब्लम है, हाई इंटरेस्ट रेट का, इसको सॉल्व किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर सिंपली यही कहा गया है कि ज़्यादातर जो लोन होते हैं इनफॉर्मल लेंडर्स के वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और एक तरीके से जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसके इनकम में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है जितना कि अगर वो बैंक से लोन ले तो हो सकता है। तो देखिए इसलिए ये नेसेसरी है कि जो बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव्स हैं वो अपने लेंडिंग को बढ़ाएं रूरल एरियाज़ में, ताकि जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर लोन लेने के लिए वो घट सके। और इसके साथ ही दूसरा चीज़ कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो उसको एक तरीके से एक्सपैंड करना ज़रूरी है, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी अमीर लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं सभी को इक्वली लोन मिले और सभी लोग जो हैं वो आसानी से यूटिलाइजेशन कर सकें जो फॉर्मल सेक्टर है उसका। और अगर हम अभी की बात करें तो जो अमीर लोग हैं वही सिर्फ फॉर्मल क्रेडिट का यूज़ कर रहे हैं या फिर उन्हीं को फॉर्मल क्रेडिट की सुविधा मिल रही है, जबकि जो गरीब लोग हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर एक तरीके से आश्रित होना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए गरीबों के बीच में भी, ताकि वो चीपर लोन्स का आसानी से फ़ायदा उठा सके और अपने इनकम को या फिर अपने जो स्थिति है उसको अच्छी तरीके से सुधार सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो देखिए इस टॉपिक का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो यहाँ पर सिंपली हमें बात करनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में कि आखिर ये जो चीज़ है ये गरीब लोगों की किस तरीके से मदद करती है। तो देखिए इसके पिछले वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर हमने बात की थी फॉर्मल सेक्टर लोन्स के बारे में, फॉर्मल क्रेडिट्स के बारे में, बैंक्स के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, और हमने ये देखा था कि आखिर उनको बढ़ावा देना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए उसी फॉर्मल सेक्टर का एक हिस्सा है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो अब हम इसी चीज़ को देख लेते हैं कि आखिर ये गरीब लोगों के लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकता है या फिर उनके लाइफ को बढ़ावा दे सकता है। तो देखिए प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर हमने एक चीज़ नोट की थी कि जो गरीब लोग हैं, करीब 85% जो अर्बन एरियाज़ में गरीब लोग हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? तो इसके रीज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ जो रीज़न है उनमें से पहला ये है कि बहुत बड़े इलाके में, बहुत सारे रूरल एरियाज़ में जो बैंक है वो मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर बैंक है ही नहीं, तो लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे कैसे? उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि जहाँ पर बैंक है भी, जहाँ पर बैंक्स मौजूद भी हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो बैंक से लोन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि बैंक से लोन लेना काफ़ी एक मुश्किल टास्क है, काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है। उसके लिए बहुत सारे कागज़ चाहिए होते हैं और बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको याद होगा पहले हमने एक हाउस लोन का एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर मेघा एक लड़की थी जिसे बैंक से लोन लेना था, हाउस लोन। तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़े थे बैंक के पास और कोलेटरल भी जमा करना पड़ा था, तब जाकर उसे लोन मिला था। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, उनके पास कोलेटरल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई भी एसेट नहीं होता, यानी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक के पास जमा नहीं कर सकते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो गरीब है वो बैंक से लोन नहीं ले सकता है, क्योंकि बैंक को लोन के बदले में कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो देखिए इसको अगर हम कंपैरिजन करें इनफॉर्मल लेंडर्स से, यानी जो साहूकार है, मनी लेंडर्स हैं, इनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये लोग जो है ये
गांव में ही रहते हैं, बोरोवर्स को पर्सनली जानते हैं, और इसलिए वो आसानी से उनको बिना किसी कोलेटरल के या फिर बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे देते हैं। और इसके अलावा जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, यानी कोई दिहाड़ी मजदूर है या कोई और है, वो बिना पिछले लोन को चुकाए भी जा सकता है और नया लोन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो लोग होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और इसके अलावा कोई भी रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखते। और जो गरीब बोरोवर्स हैं उनको उनके साथ काफ़ी बुरा ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने नए नए आइडियाज़ निकाले हैं ताकि लोगों को फॉर्मल सेक्टर के लोन से जोड़ा जा सके। और उनमें से एक आइडिया क्या है? एक आइडिया है आपका रूरल पुअर जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का। तो देखिए, इनको ऑर्गेनाइज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इनको बनाया जा सकता है, गांवों में छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं। तो देखिए, ये आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं, जिन्हें हम SHG भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं इनमें नॉर्मली 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। ये अपने पैसे को, जो भी इनका डेली सेविंग है, 25 रुपये या फिर 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी एक आदमी बचा सकता है, इन सभी पैसे को जमा करते हैं और एक जगह पर जमा करके इसको ये लार्ज अमाउंट बनाते हैं। और इस लार्ज अमाउंट को जो ग्रुप है वो किसी एक खास पर्सन को लोन के रूप में दे सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करके। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट सेल्फ हेल्प ग्रुप चार्ज करेगा ये मनी लेंडर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और अगर आप बात करें कि ये ग्रुप अगर आपका साल या 2 साल या फिर कुछ लंबा समय तक अगर ये पैसे को अच्छी तरीके से पूल करते हैं, अच्छी तरीके से जमा करते हैं, तो ये लोग जो हैं ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं और बैंक से बड़ा अमाउंट लोन ले सकते हैं। और इस लोन को वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेली यूजेस के लिए, या फिर उनको कोई एक ऐसा टास्क कंप्लीट करना है जिसके लिए उन्हें लार्ज अमाउंट की ज़रूरत है, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए भी इस लोन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, जैसे खेती के लिए आपको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइज़र खरीदने हैं, रॉ मटेरियल खरीदने हैं, क्लॉथ्स खरीदने हैं, तो इस तरीके के कामों के लिए आप लोन ले सकते हैं बैंक से। अपना जो कोलेटरल आपने जमा किया, सभी लोगों ने मिलकर जो पैसा जमा किया, उसके बदले में आपको बैंक आसानी से लोन दे सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस अगर आपको शुरू करने हैं, छोटे छोटे बिजनेस, तो उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो पैसा जमा हुआ है एक जगह, उसी से आप छोटा सा अमाउंट 10,000 20,000 इस तरीके से लोन ले सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बात यह है कि यहाँ पर जो सारे टास्क होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन जितने भी होते हैं सेविंग्स को लेकर या फिर लोन एक्टिविटीज़ को लेकर, इसको ग्रुप के मेंबर्स ही करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें बैंक कोई दखल देता है या फिर कोई और दखल देता है। ये सभी लोग जो हैं ये आपस में बैठकर डिस्कशन करके इन सभी कामों को पूरा करते हैं और एक दूसरे को, तो ये सभी लोग जो हैं ये भी डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट लोन के रूप में मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, कितने दिनों में पैसे को वापस करना है। सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रुप के लोग द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ पर भी एक बात और ये है कि जो ग्रुप है वही रिस्पॉन्सिबल है लोन के रिपेमेंट के लिए, यानी जो बैंक से ग्रुप ने लोन लिया है उसके रिपेमेंट के लिए भी ये ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी ऐसा केस हो जहाँ पर लोन को नहीं चुका जा पाए किसी मेंबर द्वारा, तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर उस चीज़ को अलग अलग दूसरे मेंबर्स भी फॉलो करने लगे। तो इस फीचर की वजह से जो बैंक है वो आसानी से गरीब महिलाओं को या फिर गरीब व्यक्ति को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि SHG में ऑर्गेनाइज होते हैं कंपैरिजन टू अलोन। अगर कोई अलोन जाता है बैंक के पास लोन लेने गरीब व्यक्ति, तो उसे लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से अगर लोन लेना चाहता है तो उसे आसानी से लोन मिल सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से, क्योंकि उसका एक क्रेडिट स्कोर है बैंक के पास और उसका यूटिलाइज करके बैंक आसानी से इन्हें लोन दे सकता है। तो इस तरीके से जो SHG है वो बोरोवर्स को काफ़ी हेल्प करता है जो कोलेट्रल है उसकी समस्या से बाहर आने के लिए। यानी अगर SHG में कोई मेंबर जुड़ा हुआ है तो उसके पास कोलेट्रल एक तरीके से है जो कि SHG का जो पूल किया हुआ मनी है, तो इसको यूज़ करके कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से लोन ले सकता है, कोई भी गरीब व्यक्ति लोन ले सकता है। और इसके साथ ही
जो ये लोग हैं ये आसानी से टाइमली लोन ले सकते हैं वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए, और ये जो लोन होता है इसके ऊपर रीजनेबल इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। और इसके अलावा जो एसएचजी हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में भी आप कह सकते हैं, जो रूरल पुअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं को एक तरीके से फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करता है, बल्कि उनको एक ऐसा मंच देता है जहां पर वो हेल्थ या फिर न्यूट्रिशन या फिर डोमेस्टिक वायलेंस इन सभी चीज़ों को आसानी से डिस्कस कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बहुत तरीके से सोसाइटी को चेंज करने में मदद कर रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो देखिए जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है ये एक तरीके से वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज हम कह सकते हैं, गरीबों तक उनके क्रेडिट नीड को पूरा करने पहुंचने, हम कह सकते हैं कि गरीबों तक पहुंचने में या फिर उनके क्रेडिट नीड को पूरा करने में रीजनेबल रेट पर। तो देखिए इसको 1970s में शुरू किया गया था स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में, और अभी ग्रामीण बैंक के करीब 6 मिलियन बोरोवर्स हैं, 40,000 गाँवों में ये फैले हुए हैं बांग्लादेश में, और लगभग सभी बोरोवर जो हैं वो वोमेन हैं और सोसाइटी के पुअरेस्ट सेक्शन से आते हैं। तो ये जो बोरोवर्स होते हैं ये इन्होंने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि ये एक जो महिलाएं हैं वो रिलायबल बोरोवर्स हो सकती हैं, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि वो अलग अलग तरीके के स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से कर सकती हैं, छोटे छोटे उद्योग अपने से लगा सकती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समिंग अप। इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि देखिए समिंग अप जो है वो सिंपली आपका इस चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, मैं इसको बताऊँ तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए यहीं पर हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको खुद से करना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों आप एग्जामिनेशन में इसको लिखने पाएंगे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबलाइजेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।